नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका टीजीटी के सिलेबस में है, उसी के आधार पे क्रमशः संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। तो संधि प्रकरण में साथियों हम समस्त स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का भी अध्ययन लगभग कर ही चुके हैं। तो क्रम से हमारी सभी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है साथियों। हमने सभी स्वर संधि को क्रम से पढ़ाया है, फिर व्यंजन संधि को पढ़ाया है और आगे विसर्ग संधि को भी पढ़ाया है। तो हम विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे थे। तो विसर्ग संधि में लगभग हमने सारे सूत्रों को पढ़ा दिया है साथियों। केवल हमारा 2 सूत्र और बचा हुआ है। तो आज हम उन दोनों सूत्रों की चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से 2 सूत्र हमारे और विसर्ग संधि में बचे हुए हैं। तो उन 2 सूत्रों में साथियों हमारा एक सूत्र है एतदो सुलोपो अकोरन नय समासे हलि। ये सूत्र हमारा बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, पृष्ठ संख्या 64 पर है। पृष्ठ संख्या 64 आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका खोल लीजिए और अपने नोट्स बुक और जो है पेन को लेके बैठ जाइए और तैयार हो जाइए। आज हमारी विसर्ग संधि भी समाप्त हो जाएगी। तो पृष्ठ संख्या 64 पर एक सूत्र है नीचे, एतदो सुलोपो अकोरन नय समासे हलि। ये सूत्र है। ये सूत्र हमारा क्या कहता है, आइए चलिए हम देखते हैं अपने सूत्र की तरफ। ये सूत्र हमारा है एतदो सुलोपो अकोरन नय समासे हलि। ये सूत्र हमारा कह रहा है कि यदि किसी व्यंजन के पूर्व में क्या हो, यदि किसी व्यंजन के पूर्व में सस और एसस शब्द आवे तो उनके सा का लोप हो जाता है। एतदो सुलोपो अकोरन नय समासे हलि। सा का लोप करने वाला विसर्ग संधि का ये सूत्र कह रहा है कि यदि किसी व्यंजन के पहले सस शब्द आए और एसस शब्द आ जाता है तो उनके सा का लोप हो जाता है। कौन कौन से 2 शब्द आएंगे? सस शब्द और एसस शब्द अगर आता है तो उनके सा का लोप हो जाता है। दंत सा कि उनका जो दंत सा है लोप हो जाता है। जैसे आइए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण दिया है, जैसे उदाहरण दिया है सस धन शंभु। सस धन शंभु। अब ससधन शंभु में हम एतदो सुलोपो अकोरन नय समासे हलि सूत्र का नियम लगाएंगे। देखते हैं ये नियम लगता है कि नहीं। तो ये सूत्र हमारा कह रहा है यदि किसी व्यंजन के पूर्व में सस आए, यदि किसी व्यंजन के पहले क्या आ जाए, सस आए, तो शंभु ये क्या है, व्यंजन वर्ण है। सा तालव्य सा व्यंजन वर्ण है और इस सा के पहले हमारा सस शब्द आया है। तो इनके इस सस का जो लास्ट का सा है उसका लोप हो जाए, बस यही ये सूत्र कह रहा है। कोई भी व्यंजन वर्ण आए और उस व्यंजन के पहले अगर सस आता है तो सस के सा का लोप हो जाता है। और किसी व्यंजन के पहले अगर एसस शब्द आए तो एसस के सा का लोप हो जाता है। बस और कुछ नहीं है इस सूत्र में। तो सस शंभु शब्द हमारा व्यंजन, इस व्यंजन के पहले ये जो शब्द सस शब्द आया है, इस सस के ये जो सा है, सा का क्या कर दे रहा है, लोप कर दे रहा है। कौन सा सूत्र? एतदो से, एतदो सुलोपो। एतदो सुलोपो से ये हमारे सा का क्या हो जा रहा है साथियों, सा, इस सा का हो जा रहा है लोप। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, सा बना। क्योंकि सस के सा का लोप हो गया तो सा बचा है, सा शंभु बचा। सा शंभु शब्द बचा। सूत्र कह रहा है किसी भी व्यंजन के पहले अगर सस शब्द आता है तो सस के सा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो सस का जो सा हलंत युक्त है साथियों, जब हम इस सा का लोप कर देंगे तो हमारा शब्द क्या बना,
सा शंभु। ये सस का जो सा है साथियों, ये सस का सा ही तो है। ये सस का जो सा है, इसी सा का तो रा कर देते हैं हम। किस सूत्र से? सस जुसो रू से। सस जुसो रू सूत्र से इस सा का रा आदेश। फिर रा का क्या हो जाता है? फिर रा का खरावसानो विसर्जनीय से विसर्ग हो जाता है। खरावसानयो विसर्जनीय से फिर रा का क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। फिर इसी विसर्ग का साथियों क्या हो जाता है? सा हो जाता है। किस सूत्र से? विसर्जनीय सा से सा आदेश। विसर्जनीय सा से विसर्ग का सा। यही तो अब तक हमने जितना विसर्ग संधि पढ़ा, उस विसर्ग संधि में यही अब तक पढ़ते आए हैं हम। सस सा का रा, रा का विसर्ग, विसर्ग का फिर सा, फिर इस सा का रा, फिर इस रा का विसर्ग, फिर विसर्ग का सा। यही सर्किल घूमती रहती है विसर्ग संधि में। सा का सस जुसो रू से रा होगा, रा का फिर खरवसान्यो विसर्जनीय से विसर्ग हो जाता है, फिर विसर्ग का विसर्जनीय साह से सा हो जाता है, फिर सा का सस जुसो रू से रा, रा का खरवसानो विसर्जनीय से विसर्ग, विसर्ग का सा। तो ऐसे ये सर्किल हमेशा विसर्ग संधि में घूमती रहती है। तो ये सस वास्तव में क्या है? ये सस हमारा जो सस का सा है, ये सस का जो सा है साथियों, ये सस का जो हमारा सा है, ये सा हमारा वास्तव में क्या है? विसर्ग है। वास्तव में क्या है? विसर्ग है। तो अगर हम विसर्ग लगाएंगे तो सह लिखेंगे, यह सह, चाहे सह लिखें, चाहे इसी विसर्ग का सस जुसो रू से विसर्जनीय साह से सा हो गया है। तो वास्तव में सस का जो सा है, ये सा हमारा क्या है? विसर्ग ही तो है। अगर देखा जाए तो ये सा हमारा साथियों विसर्ग है। लेकिन ये सूत्र कह रहा है अगर सस का सा आता है तो सा का लोप हो जाता है सीधे सीधे, और जब सा का लोप हो गया तो सशंभु शब्द बचा। क्या बना हमारा? सशंभु शब्द। इसी तरह से अगला उदाहरण है एसस का। एसस का अगला उदाहरण है एसस विष्णु। दूसरा उदाहरण हमारा है एसस धन विष्णु। अब एसस धन विष्णु में भी कह रहा है एसस शब्द आए तो उसके सा का लोप। तो एसस में जो दंत सा आया है, इस दंत सा के बाद विष्णु का वा ये व्यंजन संधि है, इसलिए इस सा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। सा का लोप, तो हमारा शब्द क्या बचेगा? एस बचेगा। एस और विष्णु शब्द जोड़ देंगे, एस विष्णु। क्या बन गया? एस विष्णु। वास्तव में एसस का सा भी विसर्ग है। एसस का सा भी विसर्ग है। इसी विसर्ग का सा का जो है रा, रा का विसर्ग, विसर्ग का सा। तो एसस इस सूत्र से कह रहा है कि किसी व्यंजन के पहले अगर सस आए तो उसका सा लोप हो जाता है और एसस आए तो उसका सा लोप हो जाता है। जब सस के सा का लोप कर दिए तो सस सा शंभु बना और एसस के सा का लोप होकर एस विष्णु शब्द बना। बस, और इस संधि में सूत्र में कुछ नहीं है। फिर हमारा अगला सूत्र है, अगला सूत्र हम बता देते हैं। आगे का जो सूत्र हमारा है, और आगे कह रहा है साथियों, आगे हमारा सूत्र उसी सूत्र में जो अकोरण समासे है, अकोरण हमने पढ़ा कि अगर किसी व्यंजन के पहले सस आए या एसस शब्द आए तो उनके सा का लोप हो जाता है। तो जैसे सस धन शिवा का सा, सस धन शंभु का
साशंभु और एसक धन शिवा, एसस धन शिवा का, एसस धन विष्णु का एस विष्णु शब्द जैसे बना था। लेकिन उसी में और कह रहा अकोरण नए समास से, कह रहा और अगर यदि नए तत्पुरुष समास में सह और एसह शब्द आए अथवा अंत में हलि मतलब का से व्यंजन से युक्त होकर के आए, का से युक्त होकर के आए, हलि का मतलब होता है व्यंजन वर्ण, तो अथवा अंत में का से युक्त होकर के आवे तो विसर्ग लोप की यह विधि नहीं लगती है। कि जैसे इसके पहले हमने अभी पढ़ा कि सस और एसस शब्द अगर किसी व्यंजन के पहले आता है तो उनके सा का लोप हो जाता है। जैसे सस धन शंभु सा शंभु और एसस धन विष्णु एस विष्णु बना। लेकिन कह रहा है कि यदि नए तत्पुरुष समास का कोई शब्द सह और एसह आवे अथवा का से युक्त होके आवे तो विसर्ग लोप की यह विधि नहीं लगती है, यानी उनके विसर्ग का लोप नहीं होता। कब नहीं लोप होता? यदि नए तत्पुरुष समास का कोई शब्द आ जाता है और उनके अंत में का से युक्त कोई बड़ा शब्द आ जाता है तो विसर्ग का लोप नहीं होता है। नए अकोरण नए समास से हलि कह रहा है। जैसे इसके अंतर्गत हमारा उदाहरण है, जैसे इसमें दिया है उसके अंतर्गत उदाहरण असह शिवा, असह शिवा, असह धन शिवा में ये असह शिवा शब्द हमारा क्या है? नए तत्पुरुष समास है। इसमें असह शिवा में साथियों नए तत्पुरुष समास है, नए तत्पुरुष समास है असह शिवा में। अब असह शिवा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो असह धन शिवा हो जाएगा। असह धन क्या हो जाएगा? शिवा हो जाएगा। लेकिन कह रहा है अगर नए तत्पुरुष समास हो और सह और एसह से युक्त हो तो यहाँ असह में सह है तो ये युक्त है सह और से, इसलिए इसके विसर्ग का अब यहाँ लोप नहीं होगा। जब विसर्ग का लोप नहीं होगा साथियों तो ये असह शिवा ही रह जाएगा, असह शिवा ही बनेगा, क्योंकि ये विसर्ग का ही तो विसर्जनीय सा से सा हो जाता है। असह शिवा चाहे असस शिवा, तो लेकिन यहाँ असह शिवा ही है, ऐसे ही बुक में दिया है तो हमको ऐसे ही पढ़ना है, इसमें कुछ फेरबदल नहीं करना है। हम आपको समझने के लिए कह रहे हैं कि ये असह शिवा, असह का जो विसर्ग है, ये विसर्ग का अगर हम विसर्जनीय सह से सा आदेश करें तो ये असस शिवा हो जाएगा। तो ये विसर्ग हमारा, ये सूत्र हमारा विसर्ग का लोप नहीं करता है। जब हमारा विसर्ग का लोप नहीं होगा तो शब्द जैसा का तैसा रह जाएगा। असह धन शिवा असह शिवा ही होगा, क्योंकि यह नए तत्पुरुष समास का शब्द है, इसलिए इसके विसर्ग का लोप नहीं होगा। और इसी तरह से अगला शब्द है, दूसरा उदाहरण हमारा है एसक, एसकः धन हरिणः। एसकः धन हरिणः में भी क्या है? एसकः में विसर्ग है, एसकः के बाद ये हमारा क्या है? विसर्ग है, विसर्ग है। जब हमारा ये विसर्ग है तो कह रहा है सह या एसह शब्द अगर आता है और अंत में का से युक्त होकर के आता है तो यहाँ सह और एसह शब्द तो आया है, लेकिन यहाँ अंत में का से एसक का जो का है ये का से युक्त है, इसलिए इसके विसर्ग का लोप नहीं होगा। जब इसके विसर्ग का लोप नहीं होगा साथियों तो ये हमारा शब्द एसकः हरिणः ही रहेगा। क्या रहेगा? एसकः हरिणः ही रहेगा, क्योंकि ये एसह शब्द का से युक्त है और का से युक्त होने के कारण इसके विसर्ग का लोप नहीं होगा। ये सूत्र के अनुसार जब हम इसके विसर्ग का लोप नहीं करेंगे तो एसकः धन हरिणः एसकः हरिणः शब्द ही बनेगा। अगला सूत्र हमारा है सो अच लोपे चेत पाद पूर्णम। अगला सूत्र हमारा कह रहा है सो अच लोपे चेत पाद पूर्णम। लास्ट सूत्र है विसर्ग संधि का।
ये विसर्ग संधि का लास्ट सूत्र हमारा है अगला। ये कह रहा है सो अचि लोपे चेत पाद पूर्णम। सूत्र है, कह रहा है सो अचि लोपे चेत पाद पूर्णम। सो अचिलोपे चेत पाद पूर्णम ये विसर्ग संधि का सबसे लास्ट सूत्र है, पृष्ठ संख्या 64 पर सबसे अंतिम सूत्र हमारा है साथियों। ये सूत्र हमारा कहता है यदि सस के सकार के बाद स्वर हो और पद के पाद की पूर्ति इस लोप के द्वारा हो तो सा का लोप हो जाएगा और संधि कार्य भी होगा। यही ये सूत्र कह रहा है। इस सूत्र की परिभाषा भी हम लिख देते हैं। ये सूत्र हमारा कहता है यदि सस के सकार के बाद स्वर हो, क्या हो, स्वर हो और पद के पाद की पूर्ति और पद के पाद की पूर्ति इस लोप के द्वारा हो तो सा का लोप हो जाता है। तो सा का लोप हो जाएगा और संधि कार्य भी होगा। ये सो अचिलोपे चेद पाद पूर्णम सूत्र हमारा विसर्ग संधि का अंतिम सूत्र है साथियों। ये सूत्र हमारा कह रहा है यदि सस के सकार के बाद स्वर हो और पद के पाद की पूर्ति इस लोप के द्वारा हो तो सा का लोप हो जाएगा और आगे क्या हो जाएगा, संधि कार्य भी होगा। तो कैसे है इसको जब उदाहरण के द्वारा समझेंगे साथियों तब ये नियम हमारे समझ में आएगा। जैसे इसमें उदाहरण हमारा दिया है सस धन एसह, सस धन एस दशरथी रामा। जैसे हमारा उदाहरण है सस धन एस दशरथी रामा। अब कह रहा ये सूत्र सो अचिलोपे चेद पाद पूर्णम कि सस के सकार के बाद यदि स्वर हो, यहाँ सस है, सस धन ऐसा दशरथी रामा है, यहाँ सस के सकार यानी सकार के बाद स्वर ए आया है। कह रहे हैं तो पद के पाद की पूर्ति, क्योंकि सस एस दशरथी रामा ये एक पद है और इस पद के पाद यानी इस चरण की पूर्ति होगी। पूरा ये चरण बनेगा। कब बनेगा एक चरण ये, जब इसके सा का लोप हो जाएगा। जब सस के सा का लोप हो जाएगा तो यह एक पाद बन जाएगा और इसमें संधि कार्य भी हो जाएगा। यही सूत्र का मतलब है। तो जैसे सस धन एस दशरथी रामा में यहाँ सस आया है, उसके बाद कह रहा है कोई स्वर हो तो यहाँ ए स्वर है, तो कह रहा है पद के पाद की पूर्ति होगी। कब होगी, जब सस के सा का लोप हो जाएगा। तो जब हम इस सा का क्या कर देंगे, सा का लोप कर देंगे तो साथियों ये शब्द हमारा बना सा धन एस दशरथी रामा।
सा धन एस दशरथी रामा। आगे कह रहा है जब सा का लोप हो जाएगा तो वहां संधि कार्य भी होगा। अब यहाँ कौन सा संधि हो जाएगी? सा व्यंजन वर्ण है साथियों, और हम बता चुके हैं, आपको पता भी है बहुत अच्छे से कि हर व्यंजन वर्ण अर्ध माना जाता है, आधा स्वर माना जाता है, और इस व्यंजन वर्ण में स्वर मिला होता है। तो इस सा में आ मिला हुआ है। इस सा में क्या है? आ है। जब हम इस सा से आ निकाल लेंगे तो ये सा हलंत युक्त हो जाएगा। अब इस सा में आ है, उसके बाद क्या है? ए है। अब यहाँ संधि हो जाएगी। यहाँ एक स्वर संधि का नियम लगेगा कि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद ए आए तो अय आदेश हो जाता है, अय आदेश हो जाएगा। कौन सी संधि का नियम लगा यहाँ? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, या कहिए वृद्धि, वृद्धि रेचि, वृद्धि रेच सूत्र से आ के बाद ए आया है तो अय हो गया। जब अय हो गया तो हमारा ये शब्द क्या बन गया? सा है, सा धन अय। तो सा है, फिर अय है, तो जब हम इस सा में अय को जोड़ेंगे तो सय हो जाएगा, और सा आके जुड़ जाएगा। फिर दशरथी रामा जोड़ देंगे, दशरथी रामा शब्द क्या हो गया? हमारा जुड़ गया। तो हमारा शब्द क्या बन गया? सैस दशरथी रामा। यह एक क्या बन गया? पाद बन गया, एक चरण बन गया। एक क्या बन गया? चरण बन गया। और हर एक चरण में यहाँ कितनी वर्ण हैं हम देख लेंगे। एक, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 8 वर्ण हैं। और 8 वर्ण जिसमें होते हैं वो कौन सा छंद कहलाता है? वह अनुष्टुप छंद कहलाता है, अनुष्टुप छंद। तो सैस दशरथी रामः, यह हमारा क्या है? एक पाद बन गया। यही ये सूत्र कह रहा है, सो वचिलोपे चेत पाद पूर्णम, यानी पाद की पूर्ति के लिए सस के सा का लोप हो जाएगा। तो यहाँ सस धन ऐसा दशरथी रामा कि सस के सकार के बाद कोई स्वर आवे तो सा का लोप होगा। कब होगा? यदि वह एक पाद को पूरा करना है तो हमें सस के सा का लोप कर देंगे। जब हम सस के सा का लोप कर दिए तो ये हमारा क्या बन गया? सा एस दशरथी रामा बना। सा के आकार और एस के एकार में यहाँ वृद्धिरेच सूत्र का नियम लगा और वृद्धि संधि होके अय हो गया। जब वृद्धि संधि अय हो गया तो ये हमारा शब्द बन गया सैस दशरथी रामः। सैस दशरथी रामः, ये इसमें 8 वर्ण है और 8 वर्ण वाला जो होता है क्या कहलाता है? छंद अनुष्टुप कहलाता है। 8 वर्ण जिसमें होते हैं वो उसमें अनुष्टुप छंद होता है। तो ये हमारा पाद जो पूरा है इसमें अनुष्टुप छंद है। तो ये रहा आज का हमारा क्लास साथियों। आज हमारी जो विसर्ग संधि है ये समाप्त हो गई। ये हमारा एक लास्ट का सूत्र था। आज हमारी विसर्ग संधि समाप्त हो गई साथियों। हमने टीजीटी के सिलेबस जो व्याकरण प्रवेशिका है संस्कृत का, उसके आधार पे हमने समस्त स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधियों को क्रम से पढ़ा चुके हैं साथियों। तो ये आज की हमारी लास्ट की वीडियो है, लास्ट संधि है। फिर हम आपसे अगली क्लास में अब किस सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे बताएंगे साथियों। तो आज का क्लास हम यही ख़त्म कर रहे हैं। फिर हम आपको नई क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों नमो नमः, नमः संस्कृताय।